चाय पर चर्चा के इस सफर की शुरुआत आज उस खबर से करेंगे जिसने पूरे देश को खुश कर दिया है। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में देश का नाम रोशन करने वाली विजेता बेटियां जब स्वदेश लौटी तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और जाहिर है स्वागत हो भी क्यों ना, पहली बार महिला जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप जीता है। ऐसे में जोरदार स्वागत तो बनता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे जब टीम इंडिया पहुंची तो उनके चेहरे पे दिख रही खुशी मानो ये कह रही हो कि हम भी किसी से कम नहीं। इतिहास रचने के बाद घर लौटी बेटियां। महिला जूनियर हॉकी टीम ने जीता एशिया कप। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बेटियों का हुआ जोरदार स्वागत। पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने वाली ये है टीम इंडिया, जिसने विदेशी सरजमी पर जूनियर महिला हॉकी टीम के रूप में कामयाबी का झंडा गाड़ा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतिहास रचने वाली इन बेटियों का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्वागत किया। टीम इंडिया ने फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से मात दी और इस ऐतिहासिक जीत से युवा ब्रिगेड ऊर्जा से लबरेज दिखी। ये जो दिख रहा है ये मेरी टीम की मेहनत है और आज जो एशिया कप में हमारा मेडल आया है इससे ये पता चलता है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है और अब हम आगे तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप की ताकि हम वर्ल्ड कप में भी मेडल लेके आए। कभी जूनियर टीम में गोल्ड मेडल किसी ने नहीं लाया था, ये फर्स्ट टाइम है कि एशिया कप में हम लोग ने गोल्ड मेडल लेके आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। कल पार्टी तो होगी, मेडल जीता है तो पार्टी तो बनती है। मेरा ये फर्स्ट टूर था और फर्स्ट टूर्नामेंट भी था और फर्स्ट टूर में एशिया कप में गई थी और आज मुझे अच्छा लगा कि हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं। हमें भी प्राउड फील हो रहा है कि हम देश के लिए मेडल लेके आए, अच्छा लग रहा है और सभी खुश हैं। फ्यूचर प्लान यही है, बस इससे आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी मतलब गोल्ड मेडल ही जीते। यही हम जीते तो एक बार तो ऐसा लगा कि विश्वास सा नहीं हो रहा है कि हमने मतलब हिस्ट्री बनाई है और ये सब किया है ना, तो उसके बाद मतलब हम बयां ही नहीं कर सकते वो खुशी कि हमें कितनी खुशी हुई। एशिया कप हासिल करने वाली टीम इंडिया ने इसी के साथ विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। आने वाले इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए अपनी परफॉर्मेंस और देशवासियों से सहयोग को लेकर महिला हॉकी टीम की ये सदस्य बहुत आशा और उम्मीदों से भरी हैं। हम लोग अभी जीत के आए, हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है और अभी हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए तो उसके लिए हम फोकस करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम एशिया कप में फर्स्ट आए और हमारा क्वालिफाई हो गया है वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ भी हम अच्छे प्रदर्शन करेंगे और जीत के ही आएंगे। I want to say one thing to everyone, like India family, they were very supportive. So we won't just support. If they will support us, we will definitely win the World Cup. एयरपोर्ट पर जिस तरह से एशिया कप विजेता महिला हॉकी टीम का स्वागत हुआ, जाहिर है ये हर हिंदुस्तानी के लिए, वहीं ये ऐतिहासिक जीत और इन बच्चियों की मेहनत लगन टीम की चीफ कोच के लिए कितनी मायने रखती हैं, उनके इस बयान से साफ झलक रहा है। Yeah, I think it was a little bit unexpected, to be honest. I think. ईमानदारी से कहूं तो ये जीत अप्रत्याशित रही। मुझे बहुत खुशी है। हम पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी तरह खेले, आगे हम बेहतर करते गए। सेमीफाइनल में हमारे काफी क्लोज मैच रहे। ये जीत हमारे लिए काफी गौरव वाला पल रही। हम महिला टीम के साथ आगे ऐसी जीत पा सकते हैं और ये जीत भी हमने अपनी महिला टीम के साथ पहली बार हासिल की। इन बेटियों की हौसला अफजाई बनती है। ट्रॉफी और फूलों के गुलदस्ते हाथ में लिए इन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। जाहिर है जूनियर हॉकी टीम के लिए एशिया कप जैसा खिताब जीतने वाला पल बेहद शानदार और ऐतिहासिक रहा। देश दुनिया से इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए मुंह से शुभकामनाएं निकलना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस शानदार पल को जीने के लिए जिसने हमें ये मौका दिया है वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो आपको बता दें हमारे साथ प्रीति जुड़ रही हैं जो कि विजेता टीम की कप्तान है। प्रीति, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ दीपिका मौजूद है और मुमताज भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रीति ये बताइए, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन आपकी जो ये उपलब्धि है उसके पीछे मेहनत कितनी रही है वो जरा बताइए। तो मैं कैप्टन की बात ही नहीं बोलूंगी, मेरी पूरी टीम ने ही बहुत ज्यादा मेहनत की है। जो भी मैच हुआ हमने एज ए टीम बन के खेला है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कैप्टन हूँ तो सिर्फ मैंने खेला है।
हमारी पूरी टीम ने एज ए टीम बन के खेला है, एक दूसरे को सपोर्ट करके खेला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक टीम बन के खेले और हमने एक दूसरे की गलतियों को छुपाया और आज देश के लिए मेडल जीता। मुमताज, हमने एक जगह सुना है, आप सभी से बातचीत हुई हमारे संवाददाता की, तो आप लोग सभी कह रहे थे कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देशवासियों का सपोर्ट चाहिए और उस सपोर्ट की बदौलत ही आप लोग ये मेडल जीत पाई हैं। किस तरह के सपोर्ट की अभी तक आपको उम्मीद थी? क्या वो सपोर्ट मिला, नहीं मिला, और आगे किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? मुझे लगता है जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिला है इस बार एशिया कप के बाद हमने मेडल जीता है और इतना ज्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही हमें इंडिया वाले सपोर्ट करेंगे ना तो हम हर बार मेडल लेके आएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एज अ टीम, और हमारी टीम आने वाले टाइम में बहुत कुछ करके दिखाएगी। चलिए, समर्थन, सपोर्ट और हमारी गुड विशेस तो आपके साथ हैं ही। दीपिका, और आप तीनों के लिए मैं एक गाना गाना चाहूंगी। वो गाना है ना, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, दुनिया देखेगी ये कदम चूम के। ये आप तीनों के लिए, क्योंकि आप तीनों ने इतना अच्छा, इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आदर्श गुप्ता, ऐड ऑन कीजिए, पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए, इनफैक्ट आपके कोच के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए गाना। और दीपिका, मुझे बताइए, जब भी कहते हैं ना कि परफॉर्म करने के लिए मैदान में हम उतरते हैं तो गूज बम्प्स होते हैं, वो मोमेंट वो कैसा था, एक्सप्लेन कीजिए। सबसे ज्यादा सेमीफाइनल मैच में हमें मतलब थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी, थोड़े होते हैं पेट में, थोड़ी गुदगुदी टाइप से फील होती है। तो एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे का सपोर्ट लेके हमने उस चीज को, प्रेशर को कम किया कि नहीं फाइन, हम हार्ड वर्क करेंगे, हम अपना एफर्ट्स देंगे, गिव अप नहीं करेंगे। सो उसमें हेल्प की है सभी ने। 4 बार के चैंपियन थी दक्षिण कोरिया, उसको आपने हराया, तो ऐसे में प्रेशर माइंड पे भी होगा और ग्राउंड में भी होगा, वो प्रेशर कैसे हैंडल किया? दीपिका, आप ही बताएं। ऑफ कोर्स प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि फाइनल में ऑलरेडी हमने पुल का मैच कोरिया से ड्रॉ किया था और उसके बाद फाइनल मैच में हम मतलब थोड़े से नर्वस थे कि फाइनल मैच है, मतलब आज तक कभी हिस्ट्री नहीं बनी है, हमारा उसके ऊपर भी फोकस था कि हमें इधर से जीत के जाना है। सो हमने उस चीज पे फोकस किया कि हमने गिव अप नहीं किया है। प्रीति, हाँ जी मैम। कप्तान के तौर पर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी और जिम्मेदारी ये रहती है कि हमें जीत कर आना है, तो कैसे आपने सबको संभाला, किस तरह से उनका हौसला बढ़ाया, तैयारी के साथ साथ और क्या क्या करना पड़ा एज अ कप्तान? सो मैम, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसे मेरी टीम थी वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थी। मतलब मैं जो भी कुछ, या कैप्टन बोल रहा था या कोच बोल रहा था या कोई भी बोल रहा था, तो हम उस चीज को बहुत ही जल्दी सुन के उस चीज पे रिएक्ट कर रहे थे। तो इसलिए हमें इतनी ज्यादा तो नई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी है, पर ये है कि जो जैसे बोल रहा था तुरंत संभाल रहे थे हम। दीपिका, साथ ही साथ ये बताइए कि कभी ऐसा वो पल, वो क्षण आया कि जब लगा हो कि शायद नहीं हो पाएगा, या जिस उम्मीद के साथ हम यहां पर पहुंचे हैं वो शायद हम अचीव ना कर पाए? थोड़ा सा सेमी हमारा सबसे टफ रहा, क्योंकि सेमी थोड़ा होता है ना कि या तो आप कर जाते हो या फिर आप हार्ड लाइन में, मतलब फिर आप उस खुंदक से नहीं खेल पाते हो। तो सेमी में हमें थोड़ा सा ऐसा तो उस फील समय हुआ। क्या वो चीज थी, क्या वो बात थी जिसने पूरी टीम को यूनाइटेड रखा और आज यहां पर जब आप गोल्ड मेडल लेकर पहुंची हैं तो इस मुकाम तक आप लोग पहुंच पाए? हमने मतलब हाफ टाइम होने के बाद हमने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को कम ऑन किया कि इधर से जान निकलना है तो जीत के निकलना है, उसके लिए चाहे मरो कुछ भी करो, इधर से जीत के निकलना है। मुमताज, पूरी टीम की ऐसी कौन सी बात थी कि आप वर्ल्ड कप जीत लाए? क्योंकि अभी हम आपके कोच की भी बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था, हमारे लिए भी नामुमकिन चीज थी, लेकिन फिर भी देखिए आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। तो यही है ना कि हम पहले तो अपनी टीम पे हमने बिलीव किया है। जब हम इंडिया से जा रहे थे तभी हमने सोचा था कि अगर हम जा रहे हैं ना तो खाली हाथ नहीं आएंगे और सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो हम कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। और हमको टूर्नामेंट नहीं देखना है, हमको स्टेप बाय स्टेप देखना, हर एक मैच पे फोकस करना है, क्योंकि हर एक मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे टीममेट्स ने बहुत सपोर्ट किया है और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है हमारे कोच ने हमें सपोर्ट किया है। अगर कोच हमें सपोर्ट नहीं करता तो शायद हम आज मेडल भी ना लेके आते। अच्छा, प्रीति और मुमताज, इन दोनों के फेस पे ना स्माइल क्यों मिसिंग है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अभी कौन सा स्ट्रेस है? हंसिए, मुस्कुराइए, अब जीएनटी पर हैं और सेलिब्रेशन का मौका है भाई। हाँ जी मैम। मुमताज, आपने कहा हर मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप शायद इस मुकाम पे पहुंच पाए, लेकिन अब विश्व कप के लिए क्या तैयारी है आगे? प्रीति, आपसे भी यही जानना चाहूंगी।
वर्ल्ड कप के लिए ये तैयारी है कि जो अब हम करके आए हैं, जो हमने वहां, ऐसा नहीं ना कि हम जीत के आए हैं तो हमने मिस्टेक नहीं की है, तो जो हमने छोटी छोटी मिस्टेक करी है, अब उस चीज को हमको यहाँ पे, अभी हमारे पास 5-6 महीने हैं, तो हमें उस चीज पे फोकस करना है, हर एक चीज को अपना अच्छा करना है और एज अ टीम होके हमें वर्ल्ड कप में भी उतरना है। अगर हम इधर प्रूव करके आए, हम गोल्ड मेडल लेके आए, तो हमें इतना हार्डवर्क करना है कि हम वर्ल्ड कप में भी मेडल लेके आए, फिर से हमको ऐसे ही फीलिंग्स आए जैसे आज आ रही है हमें। प्रीति, सबसे टफ टीम कौन सी है, सबसे चैलेंजिंग टीम कौन सी रही सब में से? मैम एशिया कप में बोलूंगी तो मैम मेरे को लगा है जापान और कोरिया दोनों ही अच्छी टीम थी। हाँ, उनके साथ हमारा काफी टफ मैच भी रहा, लेकिन हमने भी लास्ट टाइम तक फाइट किया मैम। ऐसा नहीं है कि हमने गोल खा लिया है तो उसके बाद मैच को छोड़ दिया है, नहीं, हमने सबने मिलके एक ही बात कही थी कि अभी मैच स्टार्ट हो गया है तो मैच को जीत कर ही बाहर निकलना है। प्रीति, साथ ही ये भी बताइए, अब आगे जब वर्ल्ड कप के लिए आप लोग तैयारियां करेंगे तो आपको क्या लगता है, आप बाहर की टीम से खेल के आई हैं, लोगों को चैलेंजेस आप लोग रियल ग्राउंड पे देख के आए हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो आप यहाँ ग्राउंड पे चाहेंगी, भारत से चाहेंगी, सरकार से चाहेंगी? मैम मैं यही बोलूंगी कि हमें सपोर्ट की जरूरत है, हम सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं, बाकी खेलना हम खुद मेहनत करेंगे, खूब हार्डवर्क करेंगे मैम और फिर से देश के लिए मेडल लेके आएंगे। हम सिर्फ मतलब सपोर्ट चाहते हैं मैम। प्रीति, बार बार आपने सपोर्ट की बात की, आपकी टीम भी इसी बात को कहती है। देखिए, बात जब हॉकी की होती है और जब वुमेन्स हॉकी की होती है तो अपने आप में सपोर्ट की भी जरूरत होती है, चाहे वो सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर ग्राउंड के लेवल पे हो या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से हो। तो इतनी बड़ी जीत के बाद आपके मम्मी पापा कितने खुश हैं, ये जरूर बताइए। मैम मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैम, तो वहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों को दबाया जाता है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको सपोर्ट करके थोड़ा और मौका दिया जाए कि तुम भी खेल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो हम वही सपोर्ट चाहते हैं मैम, एक लड़की को लड़की बना के ना रखा जाए कि आप भी खेल सकते हो और देश के लिए मेडल ला सकते हो। जैसे अभी हमने एशिया कप में गोल्ड मेडल लाया है, तो यही है मैम कि जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उतने ज्यादा हम देश के लिए मेडल ला सकते हैं मैम। चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, जम के मेहनत कीजिए 6 महीने और फिर से हमारे देश को जिताइए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने मम्मी पापा का कीजिए और हमारे देश का भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुनिया भर के राम भक्तों का दशकों लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अयोध्या में बनने वाले भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लग गई है, लेकिन अब सदियों पुराना सपना पूरा होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि वो तारीख अब तय हो चुकी है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 7 ज्योतिषाचार्यों ने मिलकर वो शुभ घड़ी तलाश ली है जब भक्तों का इंतजार उल्लास में बदल जाएगा। क्या है वो शुभ घड़ी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिस मिट्टी के कण कण में श्री राम की भक्ति है, जिस मिट्टी में श्री राम का जन्म हुआ, जिस अवधपुरी में रामलला का बचपन गुजरा, उसी अयोध्या नगरी में अब भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर आकार लेता जा रहा है। रामलला के जिस मंदिर की कल्पना दशकों पहले की गई थी, वो कल्पना पवित्र धरा पर साकार होती जा रही है। अपने आराध्य को अद्भुत और अलौकिक मंदिर में स्थापित करने का जो सपना राम भक्तों ने दशकों पहले देखा था, वो अब पूरा होने वाला है। हर गुजरते दिन के साथ राम भक्तों के मंदिर दर्शन की आकांक्षा आसमान छूती जा रही है और राम भक्ति में लीन ऐसे ही भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि वो शुभ घड़ी, वो शुभ मुहूर्त आ चुका है जब गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान राम का सदियों पुराना दूसरा वनवास खत्म होगा। दरअसल 7 ज्योतिष आचार्यों ने 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद से 24 जनवरी की तारीख को सबसे उपयुक्त माना है, यानी इन 2 तारीखों के बीच शुभ मुहूर्त देखकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। ऐसे में पीएमओ को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये तारीख 22 या 23 जनवरी की हो सकती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख तय होगी, उससे ठीक 1 सप्ताह पहले प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो जाएगा। इस दौरान वैदिक पद्धति से पूजा अर्चना होगी, जिसमें खास तौर से वास्तु पूजा को शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान राम के मंदिर के बाद अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र के मंदिर की। जी हां, रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला का, जहां पर विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन हुआ। बाल सत्र में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और सरकार के काम करने के तरीके को समझा। बच्चे विधायक के तौर पर इस बाल सत्र में शामिल हुए और विधानसभा में राज्य से जुड़े मुद्दों को उठाया।
माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि राज्य पर 75,000 करोड़ के कर्ज को पार्टी की समस्या से राहत दिलाई है। लोकतंत्र की ताकत और उसकी खूबसूरती को बयां करती ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश विधानसभा की हैं, जहां एक दिन के लिए बाल सत्र का आयोजन किया गया। इस बाल सत्र में बच्चे विधायकों की तरह सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते दिखे। इतना ही नहीं, इन्हीं बच्चों में से स्पीकर, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का भी चयन किया गया और फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही। इसमें कुछ छात्रों ने सत्ता पक्ष के विधायकों की भूमिका निभाई तो कुछ मजबूत विपक्ष बनकर सरकार के कामों पर सवाल उठाते हुए नजर आए। प्रदेश में 2 परीक्षाओं को पेपर लीक के मामले में रद्द कर दिया गया। ऐसे में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान बाल विधायकों ने राज्य के स्कूलों में करियर काउंसलिंग और पर्यावरण से जुड़े प्रश्न उठाए। कई बार ऐसे मौके भी आए जब साथी विधायकों ने सवाल पूछने वाले विधायक के समर्थन में मेज थपथपाई। बाल सत्र के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर की भूमिका निभाने वाले छात्रों को सम्मानित किया। जिस प्रकार सीएम साहब ने खुद कहा कि पेरेंट्स कहते हैं तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीजों का काम करने की, आने वाले समय में करिएगा, पर इस मौके ने हमें ये बताया कि हाँ, बच्चों की भी कुछ मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे कितने जरूरी हैं समाज के सामने आने। बाल सत्र से छात्रों को विधायिका के काम करने के तौर तरीकों को जानने का मौका मिला, साथ ही उनके छात्र जीवन में एक नया अनुभव भी जुड़ गया। विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसी उपलब्धि की जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज अब मुमकिन हो गया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस नई तकनीक से कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। साथ ही ये तकनीक ज्यादा सुरक्षित भी मानी जा रही है। हालांकि इलाज का ये तरीका थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम बिल्कुल नहीं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही सिहरन होती है, लेकिन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बीमारी को शरीर से खत्म करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करके मरीजों के लिए राहत का पैगाम दिया है। इस तकनीक का नाम है क्रायोब्लेशन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में एक कैंसर पीड़ित महिला का इलाज इसी नई तकनीक से किया है। महिला गॉल ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थी और उसकी एक बार सर्जरी हो चुकी थी। ऐसे में दोबारा सर्जरी महिला के लिए घातक हो सकती थी। तब डॉक्टरों ने क्रायोब्लेशन तकनीक को अपनाने का फैसला किया और उन्हें सफलता भी मिली। ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया। क्रायोब्लेशन बेसिकली टिश्यू को बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हीट पे फ्रीज कर देता है, जिससे वहां पे टिश्यू डेड हो जाता है, कैंसर का टिश्यू डेड हो जाता है। और साथ में इसकी खास बात यह है कि आसपास के स्ट्रक्चर्स में अगर कोल्ड जाता भी है तो वो हीट एनर्जी की तरह उसको पेशेंट के लिए पेनफुल नहीं होता है। क्रायोब्लेशन की प्रक्रिया में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। इसमें अत्यधिक ठंडी गैसों से कैंसर कोशिकाओं को डेड किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक पतली सुई जिसे क्रायोप्रोब कहा जाता है, उसे शरीर में कैंसर वाली जगह पर इंजेक्ट किया जाता है। क्रायोप्रोब से कैंसर कोशिकाओं को फ्रीज करके मारने के लिए तरल नाइट्रोजन जैसी बेहद ठंडी गैस दी जाती है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्यूमर के आसपास के इलाकों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा क्रायोब्लेशन तकनीक को अगर जरूरी हो तो दोहराया भी जा सकता है। आमतौर पर क्रायोब्लेशन का इस्तेमाल फेफड़ों, गुर्दे, हड्डी, लीवर सहित कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है। साधारण तरीके से अगर कहा जाए तो पहले कैंसर वाले टिश्यू को फ्रीज किया जाता है, उसके बाद हीट को वापस आने दिया जाता है, फिर से टिश्यू को फ्रीज किया जाता है, यानी फ्रीज थ्रो फ्रीज की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे कैंसर क्योर हो जाता है। टिश्यू को पहले फ्रीज करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको
हीट को वापस आने देते हैं, जिसको थॉ कहते हैं। सो फ्रीज, थ्रॉ एंड अगेन उसको हम दोबारा फ्रीज करते हैं। सो हम सिक्योर हो जाते हैं कि वो टिश्यू पूरी तरीके से डेड हो चुका है और हमारा कैंसर कंप्लीटली क्योर हो चुका है। आमतौर पर क्रायोब्लेशन तकनीक शरीर के उन अंगों पर की जाती है जहां की सर्जरी मुश्किल होती है। अगर कैंसर ज्यादा फैल चुका होता है तो क्रायोब्लेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। चूंकि ये तकनीक भारत के लिए नई है, इसलिए महंगी है, क्योंकि इसके लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो विदेशों से आती हैं, जो महंगी होती हैं। टेक्नोलॉजी नई है इसलिए बहुत महंगी है, लेकिन इलाज का खर्चा कभी जान की कीमत से ज्यादा तो नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर ये टेक्नोलॉजी क्रिटिकल कैंसर पेशेंट के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं बिपरजॉय तूफान की, जो लगभग 15 जून को गुजरात में कच्छ के तट को हिट करेगा। लेकिन कुदरत की इस चुनौती से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नवजोत बताएंगे क्या है तैयारी। समंदर की ऊंची लहरें बिपरजॉय तूफान की दस्तक दे रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बिपरजॉय के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की चेतावनी दी है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में इस तूफान का मुकाबला करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम एहतियाती कदम उठा लिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय 15 जून को गुजरात में कच्छ के तट को हिट करेगा, लेकिन इसका असर सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुंबई से लेकर केरल तक पर बिपरजॉय तूफान का असर होने की आशंका है। इस दौरान गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों को समुद्री तटों की ओर नहीं जाने का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट और सागर दल के जवानों के साथ मिलकर सभी एहतियाती उपाय में जुटा हुआ है। कोई भी जाहिर जनता को प्रतिबंधित किया गया है, कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। और जो ये बिपरजॉय वावाजोड़े अनुसंधान एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड, जीआरडी और सागर दल के जवानों को भी बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है कि भाई जो नजदीक के गांव के लोग हैं उनको स्थानांतर किया जाए, या कोई भी पेड़ गिरने से कोई रास्ता बंद हो जाए, उसके लिए भी नवसारी जिला पुलिस अलर्ट है। बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के तटीय इलाकों पर पड़ने वाला है। 14 जून को कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों में ज्यादातर जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर जबरदस्त बारिश की संभावना है। 15 जून को कच्छ, द्वारका और जामनगर में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात क्षेत्र के बाकी जिलों में कुछ एक जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 16 जून को उत्तरी गुजरात और दक्षिण राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुजरात के तमाम बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से देश भर से आने वाले ट्रकों को फिलहाल गांधीधाम में खड़ा कर दिया गया है। गांधीधाम में ट्रकों की लंबी कतार देखी जा सकती है। यूं तो बिपरजॉय तूफान के गुजरात के समुद्री तटों के साथ टकराने में अभी 40 से 42 घंटे का वक्त है, लेकिन समंदर में तेज हवाओं के साथ उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें खतरे की घंटी बजाने लगी हैं। द्वारका के समुद्री तटों पर बेकाबू लहरों के बीच खतरे का साइन बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर साफ लिखा है कि स्नान करना मना है। साफ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम विभाग बिपरजॉय तूफान से निपटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अगले 48 घंटे तक खतरा सबसे ज्यादा है। 15 जून की सुबह से अगले 12 घंटे तक पोरबंदर और द्वारका जिले के तटों पर हवा की रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे से रहने की संभावना है। इस दौरान सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मिशन जिंदगी की, जिसे अंजाम दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात से लेकर मुंबई तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं।
इस दौरान गुजरात में ओखा से 20 समुद्री मील की दूरी पर मौजूद एक ऑयल ड्रिलिंग रिग में काम करने वाले लोग फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हेलीकॉप्टर की मदद से रिग पर काम कर रहे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक दिन पहले सोमवार को ऑयल रिग में कर्मियों के फंसे होने की जानकारी सामने आने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। चलिए, कोस्ट गार्ड की जाबाजी और हिम्मत तो आपने देख ली और अब एक और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जिसे अंजाम दिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। बिल्कुल, सिक्किम के सिंगटाम में अचानक पानी का बहाव बढ़ने से कार में सवार 5 लोगों की जिंदगी खतरे में फंस गई। तेज बहाव की वजह से कार एक खाई के किनारे फंस गई, लेकिन तभी बीआरओ के जवान देवदूत बनकर सामने आए और वक्त पर मदद पहुंचाई। पहाड़ से बहता पानी का सैलाब और इस सैलाब में फंसी एक कार। इस कार में फंसे 5 लोगों के लिए बीआरओ के जवान देवदूत बनकर सामने आए। दरअसल रविवार तड़के करीब 3:30 बजे ये बोलेरो कार सिक्किम के सिंगटाम से दिगचू की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक वाटरफॉल से पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और बहते पानी ने कार को खाई की तरफ धकेल दिया। हादसे के वक्त कार में 4 मुसाफिर और 1 ड्राइवर सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान मौके पर पहुंच गए। जब सभी मुसाफिर कार से बाहर आ गए तो बीआरओ के जवानों ने रास्ते से भारी पत्थर हटाकर कार को बाहर निकाला। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी मुसाफिर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली वैसे अपने आप में सालों पुराना इतिहास समेटे हुए है। यहाँ की कई इमारतें अतीत के पन्नों की तरह हैं, उनमें सालों पुराना इतिहास दफन है। लेकिन वक्त और बेपरवाही की चादर में दबी एक धरोहर पर से अचानक से जब पर्दा उठा तो उसका ऐतिहासिक महत्व दुनिया के सामने आ गया। एक ऐसी ही सुरंग मिली है दिल्ली के सिटी फोर्ट चिल्ड्रन म्यूजियम के पास, जो 13वीं शताब्दी की बताई जा रही है। दिल्ली में ऐसी कई इमारतें हैं जिनका अपना एक पुराना इतिहास है। वक्त और बेपरवाही की चादर में दबी इन धरोहरों पर से अचानक जब पर्दा उठ जाता है तो इनका ऐतिहासिक महत्व सामने आ जाता है। ये कई शताब्दियों का इतिहास अपने में संजोए जमीन में दफन होती हैं। ऐसी ही एक सुरंग मिली है दिल्ली के सिटी फोर्ट चिल्ड्रन म्यूजियम के पास। करीब 2 महीने पहले चिल्ड्रन म्यूजियम के सामने रास्ता बनाया जाना था ताकि लोग आसानी से आ जा सकें। जैसे ही खुदाई शुरू की गई वैसे ही एक सुरंग आकार लेने लगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ये सुरंग 13वीं शताब्दी की है। सुरंग की बात करें तो इस सुरंग में आसानी से कोई भी आ जा सकता है और इसके नीचे मिट्टी है। अभी तो फिलहाल एएसआई ने इसकी खुदाई पे रोक लगा दी है, लेकिन जैसे जैसे इसमें और रिसर्च की जाएगी और खुदाई की जाएगी तो पता लगाया जाएगा कि ये सुरंग कितनी गहरी है और कहां से कहां तक इस सुरंग का रास्ता है। अगर इस सुरंग की बात करें तो एएसआई ने बताया है कि ये सुरंग 13वीं शताब्दी की है। खिलजी वंश के समय की इस सुरंग को फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसमें और रिसर्च होनी बाकी है। हालांकि अभी एएसआई ने खुदाई का काम रोका हुआ है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इस सुरंग के बारे में और रिसर्च चल रही है कि ये सुरंग कहां तक जाती है, इसका इस्तेमाल क्या होता था और इसका राज क्या है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात एक ऐसे फल की जिसका नाम सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आम का सीजन आ चुका है, बाजारों में आम दिखने लगे हैं और उनकी बिक्री भी तेज हो गई है। गर्मियों के मौसम में आम हर किसी को पसंद होता है। गुंजन का तो फेवरेट है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको एक ही छत के नीचे इतने सारे आमों की वैरायटीज मिल जाए, 200 से ज्यादा किस्म के आम कहां पर हैं, दिखाते हैं आपको। यूं तो गर्मी का मौसम किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन इसी तपती गर्मी में खाने को जब मीठे, रसीले और जायकेदार आम मिल जाते हैं
तो सूरज का सितम कुछ पलों के लिए इंसान भूल ही जाता है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लगी आमों की प्रदर्शनी जायके के दीवानों को खास आकर्षित कर रही है, क्योंकि इस प्रदर्शनी में 2-4 किस्म के आम नहीं बल्कि पूरे 200 किस्मों के आम को शोकेस किया गया है। आप जितनी भी वैरायटी के आम के बारे में जानते हैं वो सारी की सारी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही वैसे आम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिसे आज तक आपने ना तो देखा होगा और ना ही उनके बारे में कभी सुना होगा। आमों को लेकर अलीराजपुर जिला काफी समृद्ध है और तस्वीरें आप देखिए कि ये आम प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और करीब 400 किसान यहाँ पर 200 से ज्यादा जो वैरायटी है उनको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और अलग अलग ऐसे नाम हैं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। आमों की इस प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है नूरजहां। जी हाँ, नूरजहां आम की एक वैरायटी है जो कि साइज में काफी बड़ी होती है। एक नूरजहां आम का वजन 2 से 3 किलो और 4 किलो तक होता है। नूरजहां का वजन कितना होता है? अब इस बार तो अभी 12-13 तारीख को 300-500 के आजू बाजू है और करीब 15-20 रोज बाद करीब 4 किलो के आजू बाजू होने की क्षमता है। कुल कितने फल लगते हैं आपके? इसमें से 200-250 पीस लगते हैं। और कितने में एक बिकता है? और 500 से 2000 तक बिकता है एक में। जी। अलीराजपुर के इस 2 दिवसीय आम महोत्सव में प्रदेश भर के किसान पहुंचे हुए हैं। वहीं आम के शौकीन भी यहां दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अलग अलग वैरायटी के आम खरीद कर ले जा रहे हैं। यहाँ के आम स्वाद, साइज और रंग के आधार पर अपनी विशेष पहचान रखते हैं। अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप अपनों का या फिर किसी परिचित का जन्मदिन घर या घर से बाहर मनाते होंगे। आई थिंक ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन तब क्या हो जब जन्मदिन किसी थाने में मनाया गया हो, वो भी पूरे धूमधाम और ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ। हाँ, सोमवार को दिल्ली के सागरपुर थाने में कुछ ऐसे ही खुशनुमा तस्वीर दिखी जहां इलाके के लोगों ने अपने एसएचओ साहब के जन्मदिन पर केक काटकर कुछ जश्न मनाया। अपनी जन्मदिन पर ऐसी शुभकामनाएं जब मिली तो एसएचओ साहब भाव विभोर हो गए। दरअसल दिल्ली में सागरपुर थाने के एसएचओ केबी झा का जन्मदिन था। सो से मनाने के लिए जब इलाके की भीड़ जुटी तो समा देखने लायक था। एक तरफ लोग उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मान दे रहे थे तो कुछ गुलदस्ता लेकर पहुंचे जो जन्मदिन की विश देते दिखे। खबर तो ये भी मिली कि जश्न के दौरान लोगों ने न सिर्फ केक काटा बल्कि अपने एसएचओ साहब को 80 किलो लड्डू से तौला भी। अब इसे इलाके के लोगों का एसएचओ साहब के प्रति प्यार, सम्मान और लगाव ही कहेंगे कि इस बर्थडे पार्टी के लिए सभी धर्म से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी दी, जिसे देख एसएचओ साहब बेहद इमोशनल हो गए। देखिए, इनका प्यार और स्नेह पा करके मैं तो बहुत इमोशनल हो गया। जन्मदिन का पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है। इतनी संख्या में सब लोग आए, महिलाएं हैं और खास करके हमारे चारों धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई इसको यहाँ चरितार्थ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। सागरपुर लोगों ने आपको लड्डुओं से भी तोला है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ ज्यादा हो गया, बट प्रेम है उनका, स्वीकार किया। दरअसल सागरपुर थाने के एसएचओ के प्रति लोगों के इस प्यार और सम्मान के पीछे एक वजह है। वो है एक गंभीर समस्या, वो है नशे का कारोबार, जिसे इलाके से खत्म करना एक बड़ी चुनौती थी। खुद एसएचओ साहब ने दावा किया कि उन्होंने नशे के कारोबार को 100% इस इलाके से खत्म कर दिया है। वहीं अपने अधिकारी को धन्यवाद देने, उन्हें सम्मानित करने के लिए इलाके के लोगों ने उनके जन्मदिन पर इस बात की तस्दीक की। इस जन्म दिवस पे सभी सर्वधर्म समाज के सभी लोग आए हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो क्षेत्र में कानून व्यवस्था है उसको लेकर है, चाहे यहाँ पर
स्नैक से रिलेटेड मैटर रहे हों या गुंडागर्दी से रिलेटेड हो या चोरी चकारी से रिलेटेड रहे हों, उन सभी पर जो है 100% लगाम जो है केवी झा SHO साहब ने लगाई है। तो केवी झा साहब पर सभी जितने भी क्षेत्रवासी है उन सभी का जो है प्यार आज ये झलका रहे हैं। बहरहाल किसी सामाजिक समस्या को खत्म करने के दावे अलग हैं, लेकिन इस बीच जो भरोसा और विश्वास SHO साहब ने लोगों के बीच जगाया है वो काबिल तारीफ है और इस बात की तस्दीक इस जन्मदिन पार्टी में पहुंचे लोगों की दुआओं में भी दिखी। दिल्ली से मनोरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोज शाम आती है और रोज चाय की महफिल यूं ही हमारी सजती है और रोज चाय की मुलाकात का ये 1 घंटा कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, चाय, खबरें और हमारी गप्पे, वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। देखिए, अच्छी खबरों वाली चाय के हमारे शो की खासियत ही दरअसल ये है कि आपको तरोताजा कर देती है। बिल्कुल, जैसे खुशियों की कोई कीमत नहीं होती, वैसे ही हमारी चाय भी अनमोल है, क्योंकि एक प्याली चाय चेहरे पर मुस्कान ला देती है। तो हमारी रिफ्रेशिंग वाली चाय लेकर हम कल फिर आएंगे। अभी मिलेगा 5 बजे, साथ बैठ के चाय पिएंगे।